जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, जो बीज गणित के अंतर्गत होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसके अंतर्गत बताया था मैंने दोस्तों, ये बीज गणित के अंतर्गत आएंगे दोनों चैप्टर। कौन कौन सा चैप्टर? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और दूसरा जो होगा चैप्टर द्विघात समीकरण। ये दोनों चैप्टर मिलकर कुल 18 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, इन दोनों चैप्टरों से मिलाकर। इतना याद रखिएगा। ठीक है, पहला चैप्टर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दूसरा होगा द्विघात समीकरण। तो दोस्तों मैं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चैप्टर वाइज तैयार करा रहा हूं। यदि आप चैप्टर वाइज तैयार करेंगे तो आपकी जो तैयारी होगी दोस्तों वो काफी आसान हो जाएगी और आपके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं द्विघात समीकरण के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसी तरीके से आपको तैयार करना है। जितने भी तरीके के मैं क्वेश्चनों को बता रहा हूं सभी तरीकों को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसी आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लगभग यहां से 9 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, यह भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 18 नंबर का बीजगणित के अंतर्गत प्रश्न आएगा। पहला होगा दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और दूसरा होगा द्विघात समीकरण। तो 9 नंबर का लगभग पूछा जा सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और मैंने इसके पहले भी तैयारी करा दिया है वास्तविक संख्याओं का और बहुपद का, जिसमें आपको बहुपद नहीं पढ़ना है, मैंने गलती से पढ़ा दिया था, ध्यान नहीं दिया था सिलेबस पे। ठीक है, तो आपको बहुपद नहीं पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं आपको पढ़ लेना है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज चैप्टर में आपका सभी तैयारी करा दूंगा। अब बात आती कि यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका 90% प्लस दिलाने का गारंटी लिया जा रहा है। यदि आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपका जो रिजल्ट बनेगा 90% प्लस रिजल्ट बनेगा, उससे डाउन रिजल्ट नहीं बनेगा। जितना भी मैं तैयारी करा रहा हूं बस आपको वही पढ़ के जाना है। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहते ना तो मत पढ़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ के जाइए। इतना कंफर्म है कि आपका रिजल्ट जो है 90% प्लस बनेगा। आप एग्जाम देके आएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि सर ने जो कहा था वो सही कहा था या गलत कहा था। ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा विश्वास दिलाने की यहां जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि आप खुद समझदार हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चनों को बारी बारी से यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है यहां से। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए, या मान बताइए, या मान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, देखिए दोस्तों मैं काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। उसका रीजन यह था कि मेरे फैमिली में एक लोग एक्सपायर कर गए थे, जिससे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बहुत परेशानी हो रही थी, यहाँ पे बहुत लोग परेशान थे फैमिली वाले, मैं भी साथ साथ में परेशान था, मेरा भी हेल्थ डाउन हो चुका था। अभी मैं थोड़ा कुछ सही हूँ, मेडिसिन लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, इसके लिए एक लाइक, क्योंकि आपके लिए मैं समय निकाल के कैसे मैं समय निकाला हूँ वो मुझे ही पता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ अभी, और जल्द में आपका एग्जाम करीब आ गया, इसलिए मैं सोच रहा हूं जल्दी जल्दी तैयारी करा दूं। और ये भी याद रखिएगा आपका जो एग्जाम होगा फरवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी में जो लोग टेंशन पड़े जनवरी में एग्जाम होगा, जनवरी में नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। ठीक है, एग्जाम होगा आपका फरवरी में और अप्रैल में आपका नया सत्र चालू हो जाता है। पता है कि नहीं है? पता है ना? तो याद रखिएगा आपका फरवरी में एग्जाम होगा, लास्ट फरवरी से मार्च में एग्जाम समाप्त कर दिया जाएगा 15-18 मार्च तक, इतना भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे इलेक्शन है, ये देखकर आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि ये अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। अब जो भी है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सब मैं क्लियर कराता चल रहा हूं। आप इस चैनल से माध्यम से तैयारी करते चलिए, इस चैनल के माध्यम से, और नहीं जुड़े इस चैनल से तो जुड़ के आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 90% प्लस रिजल्ट आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए इस आधार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए बोलेगा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए।
पहला आधार तो यही होता है। यहां से जब क्वेश्चन बनता है तो पहला टॉपिक यही होता है, बोल देता है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से बोल देगा k का मान, a का मान, b का मान, द्विघात समीकरण देकर किसी भी अचर पद का आपसे मान पूछ लेता है। तो कैसे बताओगे आप, ध्यान दो मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिएगा क्या बोला है, मूल समान है। जब मूल समान होता है अर्थात d बराबर क्या होता है 0। आपने विविक्तकर का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है d बराबर v² - 4ac। ये फार्मूला होता है विविक्तकर का, ठीक है। तो विविक्तकर का ये फार्मूला होता है d बराबर v² - ac। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा -4ac, तो d यहां पे देखिए d बराबर जब मूल समान हो, मूल बराबर हो, ऐसा प्रश्न में बोला रहे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जो विविक्तकर होगा वो क्या होगा, शून्य, अर्थात d बराबर जो होगा वह शून्य लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर d की जगह पर जब शून्य रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा v² - 4ac। अगर यहां से हम v² निकालेंगे तो -4ac को पंचांतर करेंगे तो v² बराबर निकल जाएगा क्या 4ac, ठीक है। तो यहां पर होता है फार्मूला दोस्तों, जब मूल क्या हो, समान हो या बराबर हो तो b² बराबर 4ac हम ले लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा दोस्तों जितने अच्छे से यहां पर बता दिया जा रहा है। नहीं तो आप अन्य चैनल पर पढ़ रहे होंगे, आपको खुद पता होगा कि कहां पर कितना बेटर समझाया जा रहा है। देखिए मैं इतना आपको समय इसलिए दे रहा हूं, अगर आप अच्छे से समझ जाओगे ना तो इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूं आपके लिए, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को करके आओ, छोड़ कर ना आओ, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिए, इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी आधार से करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं या तो आपके एग्जाम में इसी के आधार पर पूछा जाएगा या तो सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। इतना तैयार करके जाइएगा जो मैं तैयारी करा रहा हूं। आगे आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है, मेरे रूल को फॉलो करिएगा, 90% प्लस रिजल्ट बन ही जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब जब मूल बराबर होते तो यहां पे b² बराबर क्या मिल जाएगा हमें 4ac। तो अब जब हल करेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बहुविकल्पिक रूप में ऐसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा A B C D करके। पहला ऑप्शन है 3, 6, 9, 12, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लिख लेते हैं। और द्विघात समीकरण जब भी दिया रहे, मूल समान बोला रहे तो k का मान बोला रहे या a का मान बोला रहे, कोई भी अचर संख्या यहां पे दे सकता है, अचर पद देकर बोल सकता है इसका मान बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करा करिए, द्विघात समीकरण से तुलना कर दिया करिए। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। जरूरी नहीं है कि यह प्रश्न आपका बहुविकल्पी के अंतर्गत ही पूछा जाए, यह अति लघुत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न किसी के भी अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो इतना याद रखिएगा कि ऐसा प्रश्न किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, किसी भी प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत आएगा, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है। इस तरीके से आप लिखिएगा, उसके बाद आप तुलना कर दीजिएगा। तुलना करेंगे x² से x² कैंसिल होगा, a बराबर क्या निकलेगा यहाँ पे 3, x से x कैंसिल होगा, b बराबर क्या मिलेगा दोस्तों -6। याद रखिए चिन्ह के साथ आपको मानों को लिखना होगा और c बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तुलना करेंगे k, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a b c का मान निकाल लेना होगा, फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पे विविक्तकर के फार्मूले में रख देना होगा। विविक्तकर का फार्मूला क्या होगा, v² बराबर 4ac। मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको कि b² बराबर 4ac क्यों लिया गया, क्योंकि जब मूल समान हो या मूल बराबर हो तो d बराबर हमेशा क्या लेते हैं, हम शून्य लेते हैं। तो यहां पे जब d बराबर शून्य लोगे तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, पंचांतर करोगे तो b² बराबर क्या मिल जाएगा 4ac। अब करना क्या है, मानों को रख देना और यहां पे k का मान निकाल लेना है। तो -6 है, b की जगह पर आप रखेंगे क्या -6 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर क्या है 4 × a का वैल्यू कितना है 3 × c का वैल्यू कितना मिला है k, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36, स्क्वायर में माइनस हट जाता है जैसा कि आपको पता ही है। और 4 तिहाई 12 k निकलेगा और 12 से 36 को काटेंगे तो 12 तिहाई 36 k बराबर कितना मिल जाएगा
3। आपको पता है 12 का जब पंचांतर करेंगे 36 के बट्टे में जाएगा, 12 से 36 कटे कितना आ जाएगा 3, तो के का मान 3 निकल गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा क्या 3। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर बहुविकल्पी के रूप में नहीं देगा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दीजिएगा सामने, और बहुविकल्पी के रूप में दिया रहेगा तो अब जो कॉपी आपको मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड वहां पे आप पीछे कॉपी रफ के रूप में सॉल्व करिएगा, फिर इसको ऐसे ऐसे कैंसिल कर दीजिएगा, ऑप्शन जो सही रहेगा उसको राइट कर दीजिएगा। ठीक है, ये सॉल्व नहीं, बहुविकल्पी जो प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको टिक करना है। ठीक है, तो टिक कैसे करना है, आप सॉल्व करोगे तब तो पता चलेगा कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। क्लियर हो गया, चलिए दोस्तों अब तो आप समझ ही चुके होंगे कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे रहेंगे। अब देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं सभी को यहां पे करा दे रहा हूं। ठीक है, अब आपको तैयारी किस तरीके से करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, बोल रखा है यदि समीकरण x² + 3ax - 2a = 0 का हल x = 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुविकल्पी के रूप में है, द्विघात समीकरण से अगर कोई भी बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपका किसी न किसी का मान पूछा रहेगा ज्ञात करने के लिए। यहां पे मैं 2 या 3 तरीके का बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, पूछे जाने का 100% चांस है। दोस्तों, संभावना की बात ही छोड़िए, इसी तरीके से यहां से प्रश्न जब भी बनेगा आपके एग्जाम में तो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तैयार रखिएगा, आपको चूकना नहीं है, जो भी मिले उसको लूटना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि समीकरण x² + 3ax - 2a है तो पहले आप समीकरण को लिख लीजिए। ठीक है, क्या x² - 3ax - 2a है। ठीक है, बराबर में दिया है 0। जब भी मान ज्ञात करने की बात की जाएगी, बराबर में अगर समीकरण के 0 नहीं दिया है तो आप मान लीजिएगा बराबर में 0। ठीक है, फिर का हल x बराबर कितना है 2, तो यहां पर हम लेकर सॉल्व करेंगे x बराबर 2 को। ठीक है, x बराबर 2 लेने पर तो चलिए सॉल्व करते हैं। जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहां पर x है तो 2 रखेंगे, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, फिर -3a इंटू क्या x की जगह पर कितना रखेंगे 2, फिर माइनस क्या है 2a बराबर क्या 0। हमें तो a का मान ज्ञात करना है, इसलिए a में नो चेंजिंग। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 दूनी कितना होगा 6। ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। थोड़ा मैं यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे प्लस रहेगा, मैंने माइनस लगा दिया, यहां पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहां पे 3 दूनी 6, अब प्लस कर दीजिए, 6a हो जाएगा, फिर माइनस कितना है 2a बराबर 0। अब यहां पे देखिए 4 है, 4 को कर दीजिए उस तरफ पंचांतर, तो 6a में से 2a घटेगा, बचेगा 4a, और इधर 4 को पंचांतर करेंगे तो बराबर में 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना मिल जाएगा आपको यहां पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब मैंने 4 को इस तरह पंचांतर किया था तो ये किस में होगा माइनस में, क्योंकि यहां पे प्लस में था, तो इसको जब आप पंचांतर करेंगे तो माइनस में होगा, तो यहां पे मिल जाएगा -1। ठीक है, तो ये -1 मिलेगा यहां पे, ना कि 1 मिलेगा। ऑप्शन देखिए 1 के रूप में भी दिया है, आप थोड़ा सा गलत करोगे तो गलत करके क्वेश्चन चले आओगे। देखिए ऑप्शन हमारा जो होगा -1 सही होगा, तो -1 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर दीजिएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहां तक अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है अच्छे से ना तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्यों काम चोरी कर रहे हो यार, थोड़ा सा आपका अंगुली वहां पर जाना चाहिए लाइक के बटन पर, लाइक कर दो। मैं टारगेट रखता हूं इस वीडियो पे 1000 लाइक का, देखते हैं कितने बच्चे 1000 लाइक मेरा पूरा कराते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने जल्दी करा देते हैं आप लोग, मैं देखता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और जो कि बहुविकल्पी रूप में है दोस्तों, बहुविकल्प के रूप में पूछेगा। अगर बहुविकल्पी रूप में नहीं पूछेगा तो यह प्रश्न अति लघु उत्तरी के अंतर्गत जाएगा। ध्यान दीजिए, बोला क्या है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 को x का मान तो हो तो इतना हो तो x का मान है, आपको क्या बताना है दोस्तों, x का मान बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो करना क्या है, सबसे पहले आप हल लिखेंगे, तो हल में क्या करिए, सबसे पहले सॉल्व किया करिए। ठीक है, डायरेक्ट आप अगर आंसर को मारेंगे, तुक्का में मारेंगे तो गलत हो जाएगा, सॉल्व करिए। अब क्या करते हैं, हम इसका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो x² का 1 में करेंगे तो x² ही आएगा, और -2 का 1 में करेंगे तो -2 ही आएगा, क्योंकि 1 में गुणा करने पर नो चेंजिंग। 7 का 1 में करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, 2 को पंचांतर कर देना है,
एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमें एक्स का मान बोला है, ठीक है, तो एक्स को हमें अकेले रखना है, 2 को पंचांतर कर दीजिए, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहां पे मिल जाएगा 9। अगर स्क्वायर हटता है, ध्यान दीजिए स्क्वायर हम हटा रहे हैं यहां से, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस करनी लगेगा क्या 9, और 9 कितने का वर्गमूल होता है दोस्तों 3 का, अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहां कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे 9 का वर्गमूल मिल गया प्लस माइनस 3, जब वर्ग हटाएंगे तो यहां पे प्लस माइनस लग जाता है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया दोस्तों यहां पर x बराबर प्लस माइनस 3, तो यहां पे ऑप्शन नंबर मुझे बी राइट दिख रहा है, तो बी को आप क्या कर दीजिएगा राइट कर दीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ज्यादा हट कर नहीं आएगा दोस्तों, एकदम आप जितना डीपली तैयारी करने के चक्कर में पड़े हो ना वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल ही क्वेश्चन बोलेगा। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आपका होगा, कितने घंटे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, तो ऐसे प्रश्न उसमें दिए जाएंगे ताकि आप 3 घंटे 15 मिनट के अंदर सभी प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कर सको। यदि आपके सभी प्रश्न आपको आ रहे हैं तो आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, 3 घंटे में ही सॉल्व कर लोगे, ये 15 मिनट तो आपको पूरा पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूजन में ज्यादा ना पढ़ें, ताकि अगर वो पढ़े लिखे अच्छे से हैं तो आसानी से 3 घंटे में पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, बझाने के लिए क्वेश्चन नहीं बनाया जाता कि मत सोचो कि एग्जामिनर आपको बझाना चाहेगा, नहीं, ये एग्जाम जो होता है आपको परखा जाता है कि बच्चा कहां तक सोच पा रहा है, किस लेवल तक सोच पा रहा है, इसीलिए एग्जाम होता है, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। आपके आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है, उसी के अनुसार आपको पास किया जाता है, ठीक है, बस समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण के अंतर्गत आप 3 विधि पढ़े होंगे, क्या मेरे आप चैनल से पढ़ रहे होंगे तो पूरा मैथ पढ़ाया गया इस चैनल पर, आपको उसमें बताया गया होगा गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए या वर्ग गुणन बना के हल कीजिए। देखिए तो मैंने यहाँ पे कई विधि बताए दोस्तों, एक विधि मैंने आपको ये बताया था कि मूल वर्ग या पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, और एक मैंने आपको बताया होगा कि सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व कीजिए। 3 प्रकार के द्विघात समीकरण में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो ये गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। जब हल करिएगा गुणनखंड विधि द्वारा तो पहले आप इस समीकरण को लिख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और बराबर में मान लीजिएगा 0। ये बन जा रहा है एक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड में तोड़ते पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जो 3 है उसका लास्ट पद में हम गुणा करते हैं। अगर x स्क्वायर के पहले कोई भी अचर पद दिखेगा तो उसका लास्ट में हम गुणा करते हैं। 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। ये 12 लिखना नहीं होता, सिर्फ मन में सोचना होता है कि यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पे यहाँ पे 12 आए, और जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया है उसको जोड़ने या घटाने पे इतना 4 आना चाहिए, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर है, इसको आप ज्यों का त्यों लिखो। अगर हम पहाड़ा पढ़ें 6 दूनी 12, देखिए 6 और 2, 6 दूनी 12, 12 आ रहा है नहीं आ रहा है, और 6 में से 2 घटा दे तो कितना आ जाएगा 4 भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं गुणनखंड में, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 6x प्लस क्या करेंगे 2x। अब यहाँ पे बोलोगे प्लस क्यों किया गया, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा घटा बढ़ाकर जितना ऊपर है उतना नीचे भी आना चाहिए। देखिए -6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए -6 में से +2 को घटाएंगे तो 4 आसानी से आ जाएगा, फिर -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बना लीजिए आप 2 का जोड़ा, तो यहां पे देखेंगे 3x हमें दिख रहा है कॉमन, तो 3 से 3 कटेगा, x से x कटेगा, 1x बचा रहेगा, और x से x 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस यहां पे 2 कॉमन करेंगे, 2 से 2 कटेगा, x बचा रहेगा, और 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर में 0। कॉमन का मतलब होता है भाग, इतना याद रखिएगा, ठीक है। x - 2 ब्रैकेट में मिल रहा है तो इसको एक ब्रैकेट में कॉमन कर लेंगे, और फिर अगले ब्रैकेट में दिख रहा है 3x + 2 = 0, बराबर में आप कर दीजिएगा 0। हमें यहां पे क्या बोला है गुणनखंड विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा देखिए 2 गुणनखंड बन गए हैं। अब यहां से आपको क्या करना होता है, x का मान निकाल लेना होता है। तो आप मान लीजिएगा
जाएगा x माइनस टू बराबर 0, तो x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2, एक मान निकल गया। और यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2 बराबर मानेंगे 0, देखिए दोनों जो ब्रैकेट हैं इसके बराबर में क्या है 0, तो बारी बारी से हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 3x बराबर, ये 2 उस तरफ जाएगा -2 हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे 3 भी पंचांतर में जाएगा तो -2 बाई कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हमें x का मान बताना होता है जब भी गुणनखंड में होता है, ठीक है। तो यहां x का 2 मान निकला है, पहला क्या निकला है x बराबर 2 और x बराबर -2/3, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको आंसर कर देना होगा बिना हिचकिचाए, एकदम आसान से तरीके में क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जितने मैं तरीके बता रहा हूं इससे एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सब इसी पर आधारित होगा, ठीक है दोस्तों। मैं जितने भी आधार पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है अब पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर तैयारी में करा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए मैंने अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण के अंतर्गत 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो द्विघात के रूप में ही सॉल्व किए जाते हैं और वहां पर x का मान ही निकालना होता है, ठीक है। अभी मैंने इसके पहले बताया क्या, गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए। अब यहां पर आपसे आपके एग्जाम में बोल देगा कि समीकरण x² + 4x + 3 = 0 के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर, अब क्या करना है, जो उसका मूल है उसको पूर्ण वर्ग बनाकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा इसको भी आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए बोला है समीकरण x² + 4x + 3 = 0, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, मूल पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करेंगे। तो पहले अब द्विघात समीकरण को लिख लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन बोला रहेगा पहले उसके समीकरण को आप लिखना मत भूलिएगा। अब मूल को पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कब होता है ध्यान दीजिए, जैसे हम यहां पर लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। यानी किसी भी पद पर वर्ग लग जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग रहेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब उसके रूप में बनना चाहिए। जैसे देखिए अब ये a + b का होल स्क्वायर है, तो आपको इसी रूप में बनाना होता है, या तो a - b के होल स्क्वायर के रूप में या तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में इसको बनाना होता है। इसका फार्मूला तो आपको पता होगा क्या होता है, a² + 2ab + b², और इसका होता है a² - 2ab + b²। ऐसे ही आपको इसी के रूप में इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 पद, 3 पद कब बनेगा, इसी को हम तोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, a², a का मतलब x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होता है प्लस 2ab, तो 2a का मान यही है ना, कितना निकला है x, फिर b। अब यहां पे हम b कितना रखें कि फिर यही प्राप्त हो। देखिए यहां पे 2 पहले से अगर हम 2 यहां पे अब रख दें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, देखिए 2 दूनी 4 और x से 4x वही आ जाएगा। तो अब हमने एक्स्ट्रा यहां पे क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, ठीक है। तो यही इसी का हम क्या करेंगे, अब वर्ग कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे, फिर इसी का वर्ग हम एक बार घटा देंगे और फिर लास्ट में क्या बच रहा है 3 = 0, तो बराबर में 0 कर दीजिए। एक बार फिर समझिएगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ तो आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। ध्यान दीजिए हम इसको यहां पे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग इसी रूप में बनता है, तो पूर्ण वर्ग इस रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम a² + 2ab + b² के रूप में इसे तोड़ेंगे। तो देखिए a² का मतलब x का स्क्वायर प्लस, अब जो बीच में है ना इसको 2ab के रूप में तोड़ना है, तो 2ab का मतलब 2 लिखेंगे, 2 तो फार्मूले में पहले होता है, जाहिर सी बात है यहां पे 2 रहेगा ही। फिर a, तो a तो यही ना है x, तो a हो गया क्योंकि a पहले होता है, फिर 2 फिर a तब b, यानी जो बीच वाला पद होता है 2 लगकर एक पहला पद एक लास्ट वाला पद। तो कहने का मतलब यहां पे 2ab जब तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 है, 4 को हम क्या लिखेंगे 2ab, तो b 4 कब होगा, जब हम b को यहां पे 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने अपने से एक्स्ट्रा यहां पे जोड़ा है उसी का वर्ग आपको क्या करना है, जोड़ देना है, फिर उसी का वर्ग क्या करना है, आपको घटा देना है, फिर आपका 3 जो बचा रहेगा उसको लिख, जो बचा है यहाँ पे लास्ट में अचर पद उसको प्लस में तो प्लस में, माइनस में माइनस में लिखकर बराबर में 0 कर देना होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब यहां से यहां तक देखिएगा जहां तक आपने वो पूर्ण वर्ग बनाया है। अब देखेंगे a² + 2ab + b² के रूप में ये फार्मूला बन गया है, अर्थात a
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके रूप में होता है? पूर्ण वर्ग में a प्लस बी के रूप में। जब a b के रूप में था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ पे x और 2 के रूप में है तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे -2 का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और +3 है तो +3 बराबर कर दीजिए 0। तो यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। 4 में से 3 घटेगा, बचेगा कितना? 1। 1 के ऊपर अपने से स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 पे स्क्वायर लगाएंगे तो फिर 1 ही आएगा। ऐसा क्यों किया गया? जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की बात की जाएगी तो हमेशा इसी फार्मूले में बैठेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बैठेगा तो एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है क्या? a प्लस बी। अर्थात इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो अर्थात यहाँ देखिए x प्लस 2 a स्क्वायर हो गया और फिर -1 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो गया। तो एक ब्रैकेट में इसको लिखिए क्या? x प्लस 2। अब क्या होता है? माइनस बी, तो b की जगह पर कितना है? 1, तो -1 हो जाएगा। फिर अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, अर्थात a की जगह पर x प्लस 2 और फिर b की जगह पर 1 कर देंगे, बराबर में 0। अब इसको लिख दीजिए x और 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 और फिर अगले ब्रैकेट में 2 1 कितना हो जाएगा? 3, तो x प्लस 3 बराबर कितना? 0। तो यहां पर देखिए x का बराबर 2 गुणनखंड आया तो x का मान भी निकाल लीजिए। तो x प्लस 1 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -1। और यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -3। तो यहाँ पे 2 मान निकल गया, x बराबर -1, x बराबर -3। तो आंसर करने के लिए क्या करेंगे? -1 कामा -3, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पूर्ण यहाँ पे मूल पूर्ण वर्ग बनाकर जब ज्ञात करने की बात करेगा तो इसी तरीके से आपको ज्ञात करना होगा। अगर आप मेरे चैनल से मैथ पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा किस तरीके से इस तरीके के सवालों को हल किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगर इस आधार पे आ जाएगा आपके एग्जाम में, अगर देखिए जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन, जितने भी मैं आधारों को बता रहा हूं सबको तैयार रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा विधि होता है दोस्तों द्विघात समीकरण के अंतर्गत क्वेश्चनों का, वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए बोला है सूत्र का प्रयोग करके, या सूत्र का प्रयोग नहीं बोला रहेगा तो यहां पे आपको एक फार्मूला लगाना होगा, आगे मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे बोल देगा मूल पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कीजिए, तब इसके पहले मैंने जैसा क्वेश्चन बताया उसको सॉल्व उस तरीके सॉल्व कीजिएगा। या गुणनखंड बोलेगा, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए तो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिएगा। लेकिन अगर कोई भी विधि नहीं बोला रहेगा तो आप यहां पर जो बताने वाला हूं इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें बोला है सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? द्विघात समीकरण में जो समीकरण दिया रहता है उसी को लिख लेते हैं। दिया क्या है? 6x² माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये दिया गया है आपका समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे? जब भी द्विघात समीकरण दिया रहे और सूत्र की बात कर दी जाए या श्रीधराचार्य के नियम से सॉल्व करने की बात कर दी जाए तो यहां पर क्या करेंगे? द्विघात के मूल समीकरण से इसको तुलना कर दीजिएगा। द्विघात का मूल समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना इसलिए किया जाता है ताकि हमें a b c का मान ज्ञात पता चल जाए, ठीक है। तो अगर अर्थात a बराबर मिल जाएगा 6 और b बराबर निकालेंगे तो -7 और c बराबर माइनस क्या मिल जाएगा? 5। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार बताया नहीं जाएगा क्योंकि अब a b c का मान निकालना समझाने लगूंगा इतना तेज, तो आप देखिए दोस्तों अगर मैं यही बार बार समझाऊंगा a b c का मान निकालना तो अब इसी में लटके रह जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हो किस तरीके से मान निकाला जाता है। मैं बार बार बताता चला आ रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा फास्ट सॉल्व कराने की बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग फील होने लगेगा और वीडियो को पूरा वॉच भी नहीं करोगे और आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा और वही आपके एग्जाम में आ जाएगा तो बोलोगे सर आप तो ये बताए ही नहीं थे। भैया पूरा वीडियो देखोगे तब तो समझ में आएगा ना मैं क्या क्या बताता हूं। चलिए देखिए दोस्तों, अब जब इतना आप ज्ञात कर लेंगे तो श्रीधराचार्य का एक फार्मूला होता है x का मान निकालने के लिए। क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, ठीक है, अपान में क्या होगा? 2a। ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का, ठीक है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? x का मान निकालते हैं। तो x बराबर यहां पे क्या होगा? -b है तो माइनस लिखिए, b की जगह पर कितना रखेंगे? -7, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रूट में v² b की जगह पर यानी -7 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का मान 6 इंटू c का मान -5, ठीक है। फिर अपान में क्या करेंगे? 2a।
ए की जगह पर क्या हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस करिए, प्लस माइनस ऐसे लिख दीजिए, फिर अंडर रूट में 7 का स्क्वायर, 7 सते 49, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए 4 छंग 24 यहाँ पे हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा, और नीचे कितना है 6 दूनी 12, तो 6 दूने 12 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे आप देखते रहिए। ठीक है, तो x का मान निकालना होगा, तो 7 प्लस माइनस करंडी के अंदर 120 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और नीचे कितना रहेगा 12। ठीक है, अब क्या करोगे, x यहाँ पे देखिए बराबर निकालना है, 7 प्लस माइनस 169 13 का वर्ग होता है। अगर 169 का वर्गमूल निकालेंगे, करंडी से बाहर निकालेंगे तो 13 निकलेगा, क्योंकि आपको पता है 169 बराबर क्या होता है 13 गुणते 13, 13 में 13 गुणा करेंगे 169 आएगा, 13 तरह में 169, अर्थात वर्गमूल के करंडी के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो अकेले निकलता है, तो अकेले 13 निकलेगा, नीचे कितना है 12। अब देखिए एक बार यहाँ पे क्या है प्लस में मान आया, एक बार माइनस में। ठीक है, तो इसको एक बार हम प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में x का मान, तो x का मान एक बार हम धनात्मक लिखेंगे, तो 7 प्लस 13 कितना हो जाएगा 20/12, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, अर्थात क्या निकला 5/3। x का मान एक यहाँ पर निकला, दूसरा मान निकालिए। अब एक बार 7 माइनस 13 लेंगे, तो 7 माइनस 13 लेंगे तो माइनस 6 क्या मिलेगा 12। ठीक है, तो 6 दूनी 12, x का मान निकल जाएगा -1/2। तो दोस्तों यही दो आंसर हो जाएंगे, x का एक मान निकलेगा 5/3 और एक निकलेगा -1/2, तो 2 मान निकल गया, यही आप कर दीजिए, क्या आंसर कर दीजिए। ठीक है, और अपने नोटबुक में आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लिख रहे हो तो कमेंट में एस करिएगा, नहीं लिख रहे हो तो नो करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हम उनके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले। चलिए मैं भी देखता हूं कितने लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 तक। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब कैसे सॉल्व करोगे अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा? तो चलिए घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं बताता हूं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। एकदम सिंपल सा फंडा है, ध्यान दीजिए। करना क्या है, पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, कैसे पढ़ना ध्यान दीजिए। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में यानी रुके हुए पानी में एक नाव 15 किलोमीटर, एक घंटे में 15 किलोमीटर जाता है। नाव धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। देखिए एक नाव है, पहले समझिएगा, एक ये नाव है। ये नाव जो है जल में क्या करता है दोस्तों, अगर शांत जल है तो 15 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। ठीक है, 15 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। लेकिन अगर यही धारा होती, थोड़ा सा बहती होती तो 30 किलोमीटर और फिर उसके विपरीत आने में उसको कुल 4.5 घंटे समय लगता है। तो धारा की चाल बतानी है। आप देखिए दोस्तों धारा की चाल कितनी है। देखिए धारा की दिशा में बह रहा है, फिर धारा के विपरीत दिशा में वापस लौटकर आ रहा है। तो यानी अब देखिए जैसे यहाँ पे धारा बह रहा है, जैसे अब यहाँ पे धारा ऐसे बह रहा है। अब क्या है, नाव कुछ इस सिचुएशन में चल रहा है। ठीक है, नाव कुछ इस सिचुएशन में चल रहा है। अब देखिए धारा की दिशा में नीचे की तरफ जब नाव जा रहा है तो धारा इधर बह रही है, इसको आराम है, यानी कुछ तेजी से बहेगा। लेकिन अगर धारा फिर ऊपर चढ़ेगा, अब थोड़ा विपरीत दिशा में चलेगा, पानी का बहाव इधर है और नाव फिर इधर चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस टोटल समय को मिलाकर 4.5 घंटा दिया गया है। तो अब धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो ऐसा काम करिए जो ज्ञात करने के लिए बोलता है उसी को आप मान लिया करिए। तो यहां पर लिखिए माना, क्या बोला, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान दीजिए यहां पे धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल, धारा की चाल क्या मान लेते हैं, x। अब कितने रफ्तार चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए धारा जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, धारा की दिशा में जो नाव बह रही है उसकी चाल लिख लीजिए यहां पे। तो यहां पे आप लिखेंगे धारा की दिशा में
नाव की चाल। ध्यान दीजिए, मैं इसमें आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा। देखिए, जब भी धारा और नाव वाले क्वेश्चन आएंगे या मन आदमी की बात की जाएगी कि धारा में आदमी सीधा धारा की दिशा में बह रहा है, फिर उसके विपरीत दिशा में तैर रहा है, तो वहां पर कंसेप्ट एक ही फॉलो होगा। जैसे देख लीजिए, जो मान पूछा रहेगा धारा को, उसको मान लीजिएगा। अब धारा की दिशा में नाव की चाल, तो मैंने क्या माना, धारा क्या है, x। अब इसके दिशा में नाव की चाल, तो वो नाव कितना साधारण देखा जाए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 15 में हम क्या को जोड़ देंगे, धारा की भी चाल जोड़ देंगे, क्योंकि शांत जल था तो नाव कितना चल रहा था, 15 किलोमीटर चल रहा था। लेकिन अब क्या कर रहा है, धारा भी साथ में है ना, तो धारा की चाल को मैंने क्या माना, x। तो धारा और चाल को, शांत वाले को एक साथ जोड़ देंगे, तो 15 प्लस x क्या निकलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये निकल गया धारा की दिशा में। अब धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे तो उसी को हम घटा देंगे, तो यहां पर लिखिए धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालेंगे, तो धारा की जब विपरीत दिशा में चलेगा दोस्तों, तो नाव क्या करेगा, नाव में से जो इसकी चाल है शांत जल की माइनस क्या है, 15 है। अब इसी में से हम क्या करेंगे, धारा की चाल को घटा देंगे। ठीक है, घटा दे, एक बार यहां पे मैंने प्लस किया, जब धारा की दिशा की बात करेगा तो उसी को प्लस कर दीजिएगा, और विपरीत की बात करेगा तो उसी को माइनस कर दीजिएगा। इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यहां पर पूर्ण समय दिया गया है, तो जो पूरा समय दिया गया है उसको भी लिख लीजिएगा। कितना दिया गया है, 4 घंटा 30 मिनट। अब आपको पता है मिनट को अगर घंटे में चेंज करना होगा तो यहां पे क्या करेंगे, हम 60 से भाग देंगे, 30 × 30, 30 दूनी 60, अर्थात 4 सही 1/2 घंटे समय निकलेगा, यानी 4.5 घंटा यहां पे समय हमें मिल रहा है। ठीक है, मिनट को मैंने चेंज कर दिया किसमें, घंटे में। अब हम इस क्वेश्चन को प्रश्न के अनुसार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखिए आप प्रश्नानुसार। चलिए, अब प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, यहां बोला है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर और फिर धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर, अर्थात धारा की दिशा 30 किलोमीटर जाने पर तो धारा किसके साथ जाएगा, स्थिर है चाल उसका, और फिर उसके बाद क्या है, धारा की चाल, फिर यहां साधारण चाल, क्या हो जाएगा 15 प्लस x। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, क्या विपरीत दिशा में नाव जा रही है, कितना 15 माइनस x बटे, सॉरी यहां पे 30 रहना चाहिए क्योंकि विपरीत भी 30 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 30/15 माइनस x, और दोनों कितना समय लग रहा है, 4.5 घंटे। तो बराबर में आप 4.5 घंटे कर दीजिएगा। देखिए, ये निकल गया आपका धारा की दिशा में समय, ये निकल गया दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में समय, और पूरा टोटल समय इतना लग रहा है। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेंगे चाल किसका दोस्तों, यक्स का मान, क्योंकि यक्स मैंने किसका माना है, धारा की चाल। तो अब करिए क्या, ऊपर 30 मिल रहा है तो 30 को कर लीजिए यहां पे कॉमन। ठीक है, 30 को ऊपर से जब कॉमन करेंगे ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बचेगा 15 प्लस x, फिर प्लस, ऊपर 30 तो कॉमन हो गया, बचेगा 1, नीचे बचेगा 15 माइनस x, ब्रैकेट के बराबर यहां पे बराबर करिए, 4 दूनी 8 है, कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 30 को अब ज्यों का त्यों यहां पे ऐसे ही रखो। अब क्या करोगे, अंदर गुणा करो, 15 माइनस x का 1 में गुणा करेंगे तो 15 माइनस x ही आएगा, फिर प्लस 15 प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो 15 प्लस x ही आएगा, और नीचे देखिए 15 प्लस x 15 माइनस x, कहने का मतलब इसको हम अगर गुणा करेंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस हमेशा किसमें चेंज हो जाता है, स्क्वायर में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर 9 कितना हो जाएगा 2, यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर देखिए 30 है, 30 को लिखिए, 15 ऊपर भी 30 हो जाएगा, 30 करिए, और नीचे 15 का स्क्वायर ज्यों का त्यों, और फिर माइनस x का स्क्वायर ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ठीक है, बराबर 9/2। अब 30 का फिर से अंदर गुणा कर दीजिए आप, तो 3 त्रिके 9, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 900, और नीचे रहेगा 15 का स्क्वायर और फिर माइनस x का स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे है 9/2। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं क्योंकि अब तो क्वेश्चन आपका सॉल्व ही हो चुका है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 9 1 का 9 ऊपर कट के कितना बचेगा 100, अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना
कितना आ जाएगा 200, अर्थात 15 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1 बचा है तो 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा, और फिर 2 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब ध्यान दीजिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस यहाँ पर है x स्क्वायर बराबर 200। 225 को कर दीजिए पंचांतर तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200 माइनस 225। ठीक है, यहाँ पे घटा दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा कितना -25। तो जीरो से हम सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को कर दीजिएगा दोस्तों आंसर। इतना x बराबर क्या, आंसर डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, मात्रक को भी लिखिएगा। तो यहां पे मिल जाएगा हमें क्या, धारा की चाल, क्योंकि हमसे पूछा है धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या मिल रहा है, ये x का मान कितना निकला 5, तो किलोमीटर प्रति घंटा। जो धारा बह रही है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो धारा की चाल हमें मिल गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक पूछ ही लेता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा ऐसा इक्वेशन पूछेगा, बस तैयार रखिएगा। ठीक है, ज्यादा चेंज करेगा तो यहाँ पे समय चेंज करेगा और कुछ नहीं चेंज करेगा, सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप रिपीट जरूर करिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नाव और धारा की। अब यहां पर आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। तो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोला कैसा रहेगा प्रश्न, पहले हम उसको देख लेते हैं। बोला एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की, यहां देखिए किमी, किमी का मतलब किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। तो यहां पर दोस्तों प्रारंभिक औसत चाल आपसे पूछ ली गई है, आप उसी को मान लीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाए थियरी मॉडल तो करा क्या करिए, सबसे पहले जो पूछा जाए उसी को मान लिया करिए। क्या माना, प्रारंभिक चाल आपसे पूछा है ना, तो प्रारंभिक चाल को आप x मान दीजिए। ठीक है, माना प्रारंभिक चाल बराबर क्या x, लेकिन चाल किसमें होता है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है घंटे में दिया है तो घंटे में बात करेंगे न कि सेकंड में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रारंभिक चाल मिल गया हमें क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब दूरी दिया 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। तो दूरी कितना दिया है 63 किलोमीटर। ठीक है, यहां पे क्या दिया है 63 किलोमीटर। तो जब दूरी मिल गया है और चाल मिल गया है तो हम यहां पर क्या निकाल लेंगे, अब समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो समय निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे आप चाल लिख दीजिएगा। तो दूरी कितनी है 63 है और चाल कितना है x है, तो समय इतना घंटा मिल जाएगा। क्या इतना समय लगेगा 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब बात आती है फिर वह 72 किलोमीटर की प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक औसत चाल से तय करती है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां से औसत चाल की बात किया है, औसत चाल कैसे मिलेगा हमें, औसत चाल हमें मिल जाए क्योंकि 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बोला है। तो जो प्रारंभिक यहां पे प्रारंभिक चाल थी उसी में 6 ऐड कर दीजिएगा तो ये हमें मिल जाएगा क्या दोस्तों, औसत चाल मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब क्या करोगे, औसत चाल मिल गया ना, तो फिर बोला है 72 किलोमीटर की प्रारंभिक चाल से, तो यहां से 72 किलोमीटर की दूरी ले लेंगे। दूरी अब कितना लेंगे 72 किलोमीटर की, तो 72 किलोमीटर का भी समय निकाल लेंगे। चलिए हम समय निकाल लेते हैं। तो जब समय निकालेंगे तो दूरी बटे क्या होता है चाल, मैंने अभी फार्मूला बताया, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी अब कितना हो गया है आपका 72 किलोमीटर। देखिए दूरी कितना हो गया है 72 किलोमीटर, लेकिन इसका औसत चाल कितना हो रहा है x + 6। इतना घंटा लग रहा है समय।
कितना 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो फिर अब बोल रहा है पूरा जो दूरी है दोनों को मिलाकर बोल रहा है ना औसत चाल से तय करती है यदि यह पूरी यात्रा यानी पूरी जो यात्रा है वो कितने समय में तय होती है 3 घंटे में। पूरी यात्रा का मतलब ये पहला यात्रा है और ये दूसरा यात्रा है, इतना दोनों समय लगा है तय करने में। इसको हम क्या कर लेंगे एक दूसरे को टोटल कर लेंगे यानी हम कुल समय निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे कुल समय। जब कुल समय निकालेंगे तो पहला क्या है 63/x और दूसरा क्या है 72/x प्लस 6 यानी 63/x प्लस 72/x प्लस 6। अब टोटल समय कितना लगता है 3। इन दोनों को मिलाकर पूरा 3 घंटे की यात्रा हो रही है ट्रेन की। ठीक है, तो इसलिए 3 घंटा हम बराबर में ले लेंगे। अब समय भी लिख दीजिएगा बगल में, जितना मान दिया रहता है उसको आप लिख दिया करें। क्वेश्चन क्या होता है ना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए 3 घंटे समय लगता है, पूरा कुल समय यही है। कुल समय को मैंने आपस में बराबर कर लिया है। अब जब इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो चलो मैं सॉल्व करा देता हूं। ऐसा काम करिए ऊपर 9 कॉमन ले लीजिए, 9 7 63 9 8 72 यानी ऊपर 9 कॉमन दिख रहा है तो 9 7 63 नीचे बचेगा x प्लस 9 8 72 8/x प्लस 6 बराबर में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब 9 को कर दीजिए पंचांतर तो 7 यहां देखिए पहले इसका अंदर गुणा कर लीजिए फिर 9 को पंचांतर कर दीजिएगा तो x प्लस 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 का x में 7x प्लस 7 छक्के 42 प्लस 8 का x में करेंगे तो 8x और नीचे का नीचे हो जाएगा x का x में x स्क्वायर और प्लस x का 6 में 6x हो जाएगा। और ये 9 का पंचांतर हुआ है 3 बटे कितना हो जाएगा 9 क्योंकि गुणा में पंचांतर किसमें हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब देखेंगे 8 7 15 तो यहाँ पे आ जाएगा 15x प्लस कितना है यहाँ पे 42 बराबर 3 1 का 3 3 दूनी 6 3 त्रिक्का 9 6 नहीं है 9 है तो 9 1/9 3 आएगा यहाँ पे और नीचे कितना है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x तो यहाँ मिल गया 1/3। अब इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए तो 3 का करेंगे 15 3 45x प्लस यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 126 बराबर x का स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर 6 का x में करेंगे तो प्लस 6x। ठीक है, अब सभी को उस तरफ कर लो आप पंचांतर तो यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर तो x स्क्वायर को ज्यों का त्यों और प्लस 6x को ज्यों का त्यों 45 को पंचांतर करेंगे तो माइनस 45x और माइनस से कितना हो जाएगा 126 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये कुछ द्विघात समीकरण के रूप में लौट रहा है तो द्विघात समीकरण के माध्यम से ही x का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर और 45x में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 39x और माइनस कितना बचेगा 126 बराबर 0। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए पहाड़ा पढ़ने पे 126 आए और जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया है उसका उतने में जोड़ने पर 39 आए या तो उसका उतने में घटाने पर कितना आए दोस्तों 39 आए। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अब कितने का पहाड़ा पढ़ें तो अगर हम देखें 42 4 हाँ 42 4 यहाँ 140 3 120 और हाँ 42 से वो आंसर बनेगा तो 42x माइनस यहाँ 42 तिहैया तो यहाँ प्लस करिए देखिए 42 में से 3 घटेगा 39 और 42 तिहैया कितना होता है 126 क्योंकि 42 का 3 में यहाँ पे गुणा किया गया तो 126 ही आया था। ठीक है, और यहाँ पे 3x माइनस कितना 126 बराबर 0 तो दो का यहाँ पे बना लीजिएगा जोड़ा। अब करिए क्या x को कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 42 और प्लस यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 42 तो x माइनस 42 को एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में बराबर में कर दीजिएगा आप क्या 0। हमें चाहिए यहाँ पर x का मान तो x का मान कैसे निकलेगा देखिए x माइनस 42 है इसके बराबर हम मानेंगे 0 तो x बराबर कितना मिल जाएगा 42। ठीक है, चलिए फिर x प्लस 3 है बराबर मानेंगे 0 तो x बराबर कितना मिलेगा -3। तो यहाँ पर जो दोस्तों चाल होगी वो तो माइनस में होगी नहीं तो चाल किस में होता है प्लस में, अर्थात यहाँ पे चाल जो निकलेगी प्रारंभिक चाल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों साइड में दिख नहीं रहा होगा अब यहाँ पे दिखेगा लिख दीजिए प्रारंभिक चाल जो आपका निकला है वह कितना निकला है दोस्तों 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे पूछा गया था और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए देख लीजिए। दोस्तों ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा इतने अच्छे से समझाकर आपको कोई नहीं बताएगा ठीक है, लेकिन मैं इतने अच्छे से इसलिए तैयारी करा दे रहा हूं ताकि जो मेरे कमजोर बच्चे हैं टैलेंटेड बच्चे हैं उनका अच्छा खासा रिजल्ट बने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। एक तरीका ऐसा भी होता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से भी, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। बोला दो संख्याओं का अंतर 2 है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों संख्याएं पता भी नहीं है, अगर इसको हम घटा दे तो 2 मिल जाएगा, फिर इनके अगर इनका वर्ग का योग कर दें तो 34 आ जाता है। भतीजा कैसा संख्या है? तो चलिए मैं बताता हूं। ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत माना करिए, क्या माना संख्याएं, दोनों संख्याएं बोला है ना, तो संख्याएं क्या, एक को x एक को y है, ठीक है। संख्याएं x कामा y है, दोनों संख्याएं x, एक x है और एक क्या है, y है, ठीक है। तो अब क्या करिए दोस्तों, बोला दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाना, यानी इनको घटाएंगे 2 होगा, अर्थात x में से y को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 प्राप्त होगा। तो इसको एक समीकरण बना लीजिए। फिर बोला तो उनके वर्गों का योग 34 है, इनके वर्ग मतलब x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर। अब बोला वर्ग योग का मतलब इनको दोनों को जोड़ेंगे वर्ग करके तो 34 प्राप्त होगा। अब ये मिल गया हमें समीकरण सेकंड मिल गया, ठीक है। तो यहां से 2 समीकरण मिल गए हैं, लेकिन अब क्यों समीकरण को किसमें रखा जाए यह क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये क्लियर करने के लिए आप समीकरण को सबसे पहले फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट को लेंगे तो क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। यहां से हम x बराबर निकालेंगे तो y को कर देंगे 95, अर्थात 2 प्लस वाई निकलेगा। अब हमें मिल जाएगा x का मान, समीकरण हमें मिल गया थर्ड। अब x का मान मिल गया तो समीकरण सेकेंड व थर्ड को आप हल कर लीजिए। तो लिखिए समीकरण सेकेंड व थर्ड से, ठीक है, समीकरण सेकेंड व थर्ड से। तो सेकेंड क्या है दोस्तों, सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना निकला है 2 प्लस वाई, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 प्लस वाई का स्क्वायर। फिर क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का ज्यों का त्यों रख दो, फिर कितना हो जाएगा 34। समझ में नहीं आया, फिर समझिए। देखिए मैंने समीकरण सेकेंड व थर्ड से कंसेप्ट बनाया है। तो समीकरण सेकंड देखेंगे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मैंने मान यहां पे निकाला है, तो जहां पे एक्स था वहां पे रखा 2 प्लस वाई, तो 2 प्लस वाई रखा, स्क्वायर था स्क्वायर लग गया, प्लस वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर लिखिए बराबर में 34 है, तो आप 34 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बन गया है, अर्थात हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 2 का a स्क्वायर, a का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब वाई का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2a का मतलब देखिए 2 तो सूत्र में होता है, फिर 2a का मतलब 2 है, फिर b का मतलब y, फिर यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 34, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में कितना 34, ठीक है। अब करना क्या है, 34 को इस तरह पंचांतर कर लीजिए तो बचेगा 2y स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा प्लस 4y और ये 4 यहाँ पे प्लस रहेगा और 34 इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस में। अब घटा लीजिए, 34 में से 4 घटेगा बचेगा कितना 30, तो 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस कितना हो जाएगा 30 बराबर 0। यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को कॉमन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 2y और 2 से काटेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा 15 बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए द्विघात समीकरण की तरफ लौट आया है, क्योंकि द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बन रहा है तो द्विघात समीकरण की जाहिर है कि द्विघात समीकरण की तरफ ये लौटेगा ही। अब 2 को 0 के पास पंचांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0। ये बन गया गुणनखंड। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पे 15 है, जोड़ने घटाने पे 2 है, तो क्या 5 यहाँ 15, 5 में से 3 घटेगा बचेगा 2, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस 5y फिर माइनस कितना 3y, अब देखिए 5 में से 3 घटेगा 2y बचेगा, ठीक है, और माइनस फिर 15, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 भी हो जाएगा। यहां से बना लीजिए जोड़ा, y को कर लीजिए कॉमन तो y प्लस कितना बचेगा 5, यहाँ पे -3 को कॉमन करेंगे तो y प्लस कितना बचेगा 5 बराबर 0, ठीक है। तो y प्लस 5
फिर y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से y प्लस 5 बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर निकलेगा -5, ठीक है। और यहाँ से y माइनस 3 बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर दो मान आपका निकल कर आपके सामने आया है। निगेटिव वाले को आप छोड़ दीजिए, पॉजिटिव वाले को आप ले लीजिए। पॉजिटिव का मतलब जो प्लस में है। अब वो y बराबर हम 3 लेंगे, ठीक है। तो संख्याएं हम निकालेंगे, संख्याएं आपसे पूछा है तो संख्याएं आपने क्या माना था, ठीक है। आप लिख दीजिए 3 लेने पर, यहाँ पर आप लिखना चाहते पहले इस तरह लिख दीजिएगा y बराबर 3 लेने पर। तो y बराबर 3 लेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई बराबर 2 था। तो x माइनस y की जगह पर कितना रखेंगे, 3 बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर 3 पंचांतर होगा, प्लस हो जाएगा इधर, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। अर्थात x और y का 2 मान निकला है। अब यही दोनों संख्याएं थी, ठीक है। संख्याएं क्या निकला, x का मान 5 और y का मान 3, यही दो संख्या है। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, और 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 9 34 भी आ जाएगा। अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये 9वां नंबर क्वेश्चन था। 10वां नंबर देख लीजिए। अगर 10वां नंबर क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो पूरा 18 नंबर का मैंने तैयारी करा दिया है, सिर्फ चैप्टर 2 और 3 को मिलाकर, ठीक है। उसका मैं नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलूंगा। पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों इसके अंतर्गत भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। कहने का मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे इस चैप्टर का, ठीक है। देखिए दोस्तों, बोला है 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिए। 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले आप इनको मानना सीख लीजिए। देखिए क्या बोला है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक आप यहां पहले मान लीजिए, माना क्या, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, ठीक है। 2 क्रमागत, अभी मैं मानना सिखा दे रहा हूं आपको कैसे माना जाता है। धन विषम पूर्णांक, सम कैसे माना जाता है, विषम कैसे माना जाता है, ये मैं आपको मानना सिखा दे रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि सम विषम संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सारी संख्याएं दी गई हैं। अब देखिए इसमें 1 विषम है, 3 5 7 9, ये क्या है, विषम है। क्या है, विषम है, ठीक है। अब जो बच रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, सम है। जो मैं गुणित लगा रहा हूं ये वाला कैसा संख्या है, सम है। अर्थात कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो 2 से जितने भी संख्याएं कटेंगी वो सम संख्याएं। लेकिन यहां पे बात किया है विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो 2 से विभाज्य कौन नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। यही ना है कि जो 2 से नहीं कटेंगी, तो आपको बताना है विषम। तो विषम मतलब जो दोस्तों 2 से ना कटे। तो पहला क्या मिल रहा है, 1। अब कितनी, 2 क्रमागत बोला है, और दूसरा क्या मिल रहा है, 3। ये 2 विषम पूर्णांक संख्याएं मिल गई। लेकिन जब मानने की बात आती है, वो भी धन विषम पूर्णांक, तो यहां पे क्या करते हैं, 2x लगाकर 1 जोड़ देते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2x लगाकर 3 जोड़ देंगे, क्योंकि विषम 1 और 3 हमने 2 विषम पूर्णांक ले लिया है। क्रमागत यानी सीरियल वाई, ये नहीं एक बार 1 को लो विषम में, एक बार 5 को ले लो, अब 9 को ले लो, नहीं, क्रम से लेना है। जैसे 1 के बाद 3 अब विषम होता है, फिर 3 के बाद 5 होता है। तो अब चाहे 3 5 को लो, चाहे 5 7 को लो, चाहे 7 9 को लो। अब 1 5 को नहीं, 3 7 को नहीं, ऐसे नहीं ले सकते, क्रम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्रमागत विषम संख्याएं मैंने मान लिया है। पहला 2x + 1 और दूसरा 2x + 3, क्योंकि ये 3 और 1 विषम होता है, और ये 2x जो लगा है ये आप शुरू में लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आप 2 लगाओ, x भी मान सकते हो, x + 1 और x + 3 मान सकते हो, ठीक है। अगर सम की बात की जाएगी तो यहीं पे प्लस सम वाला संख्या लगा दीजिएगा। तो ये हो गए कुछ आपके दोस्तों मानने के तरीके, सम और विषम होते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्न के अनुसार इसको हम सॉल्व करते हैं। अब मानना तो आप सीख गए हो, तो प्रश्न के अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार सॉल्व कैसे होगा, देखिए बोला है 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो देखिए इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब जो संख्या माना है 2x + 1 और फिर क्या माना है 2x + 3।
इनके वर्ग मतलब दोनों का फिर इनका योग कितना है 290 है, तो 290 कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन खुद बोला रहता है कि उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इनका वर्ग करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये बन चुका है, अर्थात a स्क्वायर, a का मतलब 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2a का मतलब 2x इंटू बी का मतलब 1। फिर इसी प्रकार से यहां भी तोड़ेंगे, a स्क्वायर अर्थात 2x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस फिर 2ab, तो 2 इंटू ए का मतलब 2x प्लस बी का मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए 2ab 3 हो जाएगा, बराबर में कितना है 290। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 का 4, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 2 दूनी 4 यहाँ 12x हो जाएगा, बराबर में 290 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 4x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 8x स्क्वायर, 4x 12x 12 4 कितना हो जाएगा 16x और 9 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 बराबर कितना मिलेगा 290। ठीक है, अब 290 को इधर कर लो पंचांतर, तो 8x स्क्वायर प्लस 16x और पंचांतर करेंगे 290 को तो यहाँ पे प्लस 10 है और माइनस कितना हो जाएगा 290। अब घटाएंगे यहाँ पे तो 8x स्क्वायर प्लस 16x घट के कितना बचेगा माइनस 280 बराबर 0, क्योंकि 10 यहां पर घट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 8 यहां पे आप कर लीजिए कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x, फिर 8 यहां से 8 से इसको काटेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 35 आएगा, बराबर में 0। 8 को 0 के पास भेजोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर क्या बचेगा 0। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने 35 आए, जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जा रहा है उसका गुणा करने में 35 आए, लेकिन उसको जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए, तो 5 सत्ते 35, 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब देखिए 5 का 7 में गुणा करेंगे, या 7 का 5 है, सबसे पहले बड़े अंक को लिखा करिए, 7 का 5 में गुणा करेंगे 35 आ जाएगा, और 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, अर्थात कॉम्बिनेशन क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस रहेगा, सॉरी माइनस, क्योंकि 7 में से 5 घटेगा तभी 2 आएगा। ठीक है, फिर माइनस 35 बराबर 0, जोड़ा बना लीजिए, यहाँ पर x कॉमन होगा तो x प्लस 7 बचेगा, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन होगा तो x यहाँ पे क्या बचेगा माइनस कॉमन होगा तो प्लस बचेगा, बराबर 0, तो x प्लस 7 मिल रहा है तो x प्लस 7 को एक ब्रैकेट में करिए, फिर x माइनस 5 को अलग ब्रैकेट में करिए, बराबर में 0 बराबर 0 मानिए, x प्लस 7 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा -7, और यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा 5। तो x का यहाँ पे 2 मान निकला है, तो 2 मान निकला है तो निगेटिव वाले को छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब जो प्लस में है। ठीक है, तो x बराबर 5 लेने पर यहाँ पे आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं। तो अब संख्याएं पूछा तो संख्याएं हम बता देते हैं। संख्याएं मैंने क्या क्या माना है, संख्या माना है 2x प्लस 1 और दूसरा माना है 2x प्लस 3। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स का मान 5 प्लस 1 कामा 2 इंटू एक्स का मान 5 प्लस 3। ठीक है, तो 5 दूनी 10 1 11 और 5 दूनी 10 3 13। ठीक है, तो ये 2 संख्याएं थी जिनका क्या दोस्तों यही मान बताना था। ठीक है, तो 11 और 13 संख्या आपके सामने निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और 90% प्लस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि 10th का एग्जाम देकर आप 11th में जाएंगे, और 11th का इस पर फ्री कोचिंग चलाया जाता है, फ्री में कक्षाएं दी जाती हैं, 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जाता है आपसे। तो आप फ्री में कोर्स पाना चाहते हो, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।